Hello everyone, welcome to the world of Geology and this is your Geology educator. देखिए ये हमारा थर्ड लेक्चर है. ऑलरेडी हमने अपना 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. पहले लेक्चर में हमने आपको कोऑर्डिनेट के बेसिक्स बताया था, एकदम बेसिक्स बच्चों वाली बातें. कोऑर्डिनेट वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, किसने किया है, उसका मतलब क्या हुआ, कब हुआ है, छोटी छोटी बातें वहाँ पे थी हमारी. फिर आया हमारा सेकंड लेक्चर. उस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बारे में देखा था. उस लेक्चर में हमने आपको फंडामेंटल कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर के बीच में डिफरेंसेस भी बताए थे. इनफैक्ट जो 3 कोऑर्डिनेट्स की फंडामेंटल कैरेक्टर होती है उसके बारे में डिटेल में बताया था आपको. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है. फिर इस थर्ड लेक्चर पे आइएगा. तो वो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, जल्दी से चलिए रिवाइज कर लेते हैं उसको. 3 फंडामेंटल कैरेक्टर में हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कोड, दूसरा था हमारा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और तीसरा था हमारा प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल सेल्स. ये 3 हमारा कैरेक्टर था. फिर हमने उसमें गिल सेल्स के मॉडिफिकेशन के बारे में भी देखा था, ह्यूमंस में जो आर्क्स होते हैं उनका. उसके बाद फिर हमने नोटोकॉर्ड और नर्व कोड के बीच में बेसिक डिफरेंसेस भी देखा था. आई होप आपको याद होगा. इनफैक्ट हम आपको बताए भी थे उस टाइम कि अगर किसी भी चीज़ का डिफरेंस आपको याद रखना है तो उसके ऑरिजिन से जाइए, ऑरिजिन से पकड़िए उस चीज़ को. जैसे कि हमारा नर्व कोड है दैट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, वहीं पे अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड इज इंडोडर्मल इन ऑरिजिन. लोगों को इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इन दोनों का ऑरिजिन स्पेशली हम आपको बताए थे कि इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो. आई होप आपका लास्ट लेक्चर एकदम अच्छे से कंप्लीट होगा, क्लियर होगा, दिमाग में सेट होगा. आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, जो हायर नन कोऑर्डिनेट्स होते हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में जो सिमिलरिटीज़ होती है, उनके जो कंपैरिजंस होते हैं कैरेक्टरों में, क्या क्या कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है. तो स्टार्ट किया जाए. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर बिकॉज कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है आपको, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आइए, टॉपिक क्या है हमारा, कैरेक्टर्स कॉमन टू कोऑर्डिनेट एंड हायर नन कोऑर्डिनेट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सिएशन. द बॉडी इन बोथ हैज डिस्टिंक्ट पोलर एक्सिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. देखो जो बॉडी होते हैं ना, हायर नन कोऑर्डिनेट्स की बात कर लो या फिर कोऑर्डिनेट्स की बात कर लो, उनमें एक डिस्टिंक्ट पोलर एक्सिस प्रेजेंट होता है, यानी कि एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन दोनों में प्रेजेंट होता है. जो एंटीरियर रीजन होता है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं सेफेलिक रीजन में जिसको हम हेड बोलते हैं. वहीं पे जो पोस्टीरियर रीजन होता है यानी कि एंटीरियर रीजन के जस्ट अपोजिट वाला जो रीजन होता है यानी कि जो इंड रीजन होता है उसका वो टेल बनाता है ज़्यादातर केसेस में. This longitudinal axis running from head to tail is known as antero-posterior axis. और ये जो longitudinal axis होता है जो कि head से tail तक longitudinally जाता है उसको हम antero-posterior axis बोलते हैं. The axiate body organization is not strictly homologous in 2 groups. Like in some groups, the blastoporal end develop the mouth and in most of the non-coordinates protostomia, while in others it forms anus as in chordates deuterostomia. देखो ज़्यादातर यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सिएट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलर नहीं होता है, यानी कि सब में होमोलोगस नहीं होता है. लाइक सब में ऊपर की तरफ माउथ का फॉर्मेशन, पहले माउथ का फॉर्मेशन बाद में एनस का फॉर्मेशन, या फिर पहले एनस का फॉर्मेशन बाद में माउथ का फॉर्मेशन. ऐसे जरूरी नहीं है कि सब में एकदम सिमिलर ही हो, सब में सिमिलर नहीं होता है, उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं. दैट इज नॉट होमोलोगस, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली होमोलोगस. 2 ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम में माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है और एनस का फॉर्मेशन बाद में होता है. ये जो होते हैं ये मोस्टली नन कोऑर्डिनेट्स में देखने को मिलते हैं और इस टाइप के एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं. कुछ दूसरे ऐसे ग्रुप भी होते हैं जिनमें एनस का जो फॉर्मेशन है वो पहले होता है और माउथ का फॉर्मेशन जो होता है वो बाद में होता है. ये मोस्टली कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो भी हायर एनिमल्स हैं उनके ये कैरेक्टर है. ऐसे एनिमल्स को हम ड्यूटेरोस्टोम्स बोलते हैं. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. आगे बढ़ा जाए. चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज बायलैटरल सिमेट्री. देखो बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, किसी भी बॉडी को सेंटर ऑफ एक्सिस से कट करो
उसका लेफ्ट और राइट पार्ट अगर एक दूसरे का मिरर इमेज बनता है देन दैट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का सबसे बड़ा रीजन है प्रेजेंस ऑफ एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, यानी कि बॉडी में एक्सिएशन का प्रेजेंस होना, दैट इज द रीजन ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए ये बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ के समझ लिया जाए। ये तो जो बेसिक बातें थी वो हमने बताया, अब नोट्स पढ़ते हैं। चलिए, bilateral symmetry means if we cut the body of organism from center of axis, we get the left and right side of the body the exact mirror image of each other। यही बात हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताएं। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है अगर हम ऑर्गेनिज्म के बॉडी को सेंटर ऑफ एक्सिस से कट करते हैं और लेफ्ट और राइट साइड जो होता है बॉडी का, अगर वो एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर इमेज हमें मिला, देन दैट इज bilateral symmetry. Okay, the reason of bilateral symmetry is the existence of longitudinal anteroposterior axis। ये बात भी हम आपको बता चुके हैं कि रीज़न क्या होता है बायलैटरल सिमेट्री। अगर कोई पूछ दे आपसे कि बायलैटरल सिमेट्री है, चलो ठीक है, लेकिन क्यों बायलैटरल सिमेट्री, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, द रीज़न बिहाइंड बायलैटरल सिमेट्री कि लॉन्गिट्यूडनल एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस का जो प्रेजेंस है ना, जो एग्जिस्टेंस है हमारी बॉडी में, वो सबसे बड़ा रीज़न है बायलैटरल सिमेट्री के प्रेजेंस का। ओके, द बॉडी ऑफ ऑल कॉर्डेट्स एंड मोस्ट हायर नॉन कॉर्डेट्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एटसेट्रा, यानी कि अब बायलैटरल सिमेट्री देखा कहाँ जाता है, तो सारे कॉर्डेट्स में और कुछ हायर नॉन कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एनालिडे में देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, और सारे के सारे कॉर्डेट्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होता क्या है, हमारा बॉडी जब उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। ये जो एक्टोडर्म होता है डेट इज आउटर मोस्ट लेयर, और जो इंडोडर्म होता है डेट इज इनर मोस्ट लेयर, और जो मिडिल लेयर होता है ना उसको हम मीजोडर्म बोलते हैं। ओके, तो जो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें तीनों लेयर प्रेजेंट हुआ, डेट इज इंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, ये तीनों प्रेजेंट है ना, तो वैसे कंडीशन को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बोल रहे हैं। और ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है ये हायर नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, समझ में आया। चलिए देखते हैं इसको। Invertebrates above the level of Coelenterata and all chordates are triploblastic animal, यानी कि Coelenterate के बाद और जितने भी chordates होते हैं सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव 3 जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। बताइए दिए हैं, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाला आउटर, ठीक है, मीजोडर्म जो होता है ये मिडिल वाला हो गया, और इंडोडर्म जो हो गया दैट इज इनर मोस्ट। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर देखिए एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपॉड्स एंड अदर रिलेटेड एनिमल्स, द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म अराइज as a solid cord-like outgrowth from the junction of ectoderm and endoderm in gastrula stage। यानी कि जो एनिमल्स है जैसे कि एनालिडा हो गए, मोलस्का हो गए, आर्थ्रोपॉड हो गए, और भी जो रिलेटेड इनसे एनिमल्स होते हैं उनमें जो मीजोडर्म होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब गैस्ट्रुला स्टेज में वो होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के जंक्शन से एक सॉलिड कॉर्ड लाइक आउटग्रोथ होता है, दैट इज मीजोडर्म। समझ में आया। देखो एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपॉड के केस में जब उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो गैस्ट्रुला स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के जंक्शन से एक सॉलिड आउटग्रोथ अराइज होता है, एक सॉलिड आउटग्रोथ निकलता है जो कि मीजोडर्म का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे अगर हम ब्रैकियोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें और दूसरे जो भी एंटेरोसेलस एनिमल्स होते हैं उनकी बात करें, देखो इंटेरोसेलस, सिलोम जानते हो ना, बॉडी कैविटी। अब सिलोम भी 2 टाइप से बनता है, सिलोम के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक सीजोसिलोम और एक एंटेरोसिलोम, उसके बारे में आगे पढ़ना है। तो वही जो एंटेरोसिलोम वाले एनिमल्स होते हैं, वैसे एनिमल जिनमें एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होता है वो एंटेरोसेलस एनिमल बोलते हैं, वो वैसे एनिमल्स। ठीक है, ब्रैकियोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, ब्रैंकियोस्टोमा और एंटेरोसिलस एनिमल में क्या होता है, इसमें गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है कि जो आर्केटेरोन होता है उसके लेटरल आउटपुशिंग के कारण मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। मीजोडर्म कैसे बनता है, गैस्ट्रुला के आर्केटेरोन के लेटरल आउटपुशिंग के कारण मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। 2 टाइप से मीजोडर्म का जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिला, ये दोनों आपको क्लियर है।
ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आइए, अब सीलोम की बात करते हैं। व्हाट इज सीलोम? देखो, सीलोम इज बॉडी कैविटी, यानी कि ट्रू सीलोम वैसा होता है ना जो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होता है, जो कि मेसोडर्म से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी। चलो अब देखते हैं इसके बारे में। ट्रू सीलोम एग्जिस्ट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब एंड इज लाइंड ऑन ऑल साइड्स बाय मेसोडर्म, यानी कि जो ट्रू सीलोम होता है, यानी कि जो सीलोम होता है, बॉडी कैविटी होता है, एकदम ट्रू वाला बॉडी कैविटी, एकदम सच्चा बॉडी कैविटी ये जो होता है ये बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब से के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये चारों तरफ से लाइन किस चीज़ से होता है? ये मेसोडर्म से अलाइंड होता है, यानी कि मेसोडर्म उसको चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। सीलोम भी दो टाइप का होता है, उसका मोड ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे सीलोम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सीजोसीलोम एंड एंटेरोसीलोम। सीजोसेलस एनिमल्स जो होते हैं, जो सीजोसेलस एनिमल होते हैं, उसमें सीलोम का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो ब्लास्टोपोरल रीजन में क्या होते हैं कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग के कारण होता है, यानी कि मेसोडर्म टूट के और बैंड्स के फॉर्म में जो भी मेसोडर्मल बैंड्स है वो स्प्लिट कर जाता है, यानी कि वो टूट जाता है और कैविटी का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो उसके कारण हमारा जो सीलोम बनता है उसको हम सीजोसीलोम बोलते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ का होता है? ये एनालिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपॉड्स और हायर कॉर्डेट्स में ये देखने को मिलता है। सीजोसीलोम के एक बार फिर से देख लो। इन सीजोसेलस animal the cavity is formed by splitting of mesodermal bands which originate from blastoporal region, यानी कि ब्लास्टोपोरल रीजन से जो मेसोडर्मल बैंड्स ऑरिजिनेट हुआ है, यानी कि जो मेसोडर्म का ऑरिजिनेशन हुआ है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग के कारण। बार बार बोल रहे हैं सीजोसीलोम में मेसोडर्म का स्प्लिट होता है, मेसोडर्म आपस में टूटता है और कैविटी फॉर्म करता है, उसको हम सीजोसेलस एनिमल्स बोलते हैं, या फिर उसको हम सीजोसीलोम बोलते हैं। जिस एनिमल में वो प्रेजेंट होता है उसको हम सीजोसेलस एनिमल बोलते हैं, और वो जो सीलोम बनता है उसको हम सीजोसीलोम बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सीजोसीलोम वैसा सीलोम होता है जो कि मेसोडर्मल बैंड्स के स्प्लिट होने के कारण, यानी मेसोडर्मल बैंड्स के टूटने के कारण बनता है, ठीक है, एकदम ईजी लैंग्वेज में समझ में आया। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, किन किन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो एनालिडा में होता है, मोलस्का में होता है, आर्थ्रोपॉड्स में होता है और हायर कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है, ओके। वहीं पे अगर हम इंटेरोसीलोम की बात करें तो इंटेरोसेलस इन एंटेरोसेलस एनिमल द कैविटी इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ हॉलो आउटपुशिंग और पाउचेस ऑफ आर्किटेरोन, यानी कि जो आर्किटेरोन होता है उसके आउटपुशिंग के कारण, यानी कि उसके फ्यूजन या फिर एक्सपेंशन के कारण। सुनो, जो भी आर्किटेरोन होता है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसमें जो भी फ्यूजन, उसके फ्यूजन और एक्सटेंशन के कारण उसमें जो आउटपुशिंग्स प्रेजेंट होता है, यानी कि जो मेसोडर्मल बैंड बनता है। हमारे जो एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसमें लैटरल आउटपुशिंग के कारण मेसोडर्म्स बनते हैं, तो उसके एक्सपेंशन और फ्यूजन के कारण जो सीलोम बनता है ना, उसके एक्सपेंशन या फ्यूजन के कारण जो सीलोम बनता है उसको हम एंटेरोसीलोम बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें उस टाइप का एंटेरोसीलोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम एंटेरोसेलस एनिमल बोलते हैं। आई होप क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इकाइनोडर्म्स, ब्रैकियोपोड्स एंड ब्रैंकियोस्टोमा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एक बार फिर से डील करते हैं क्या? थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान से समझिए। देखिए, सीजोसीलोम और सीजोसीलोम क्या होता है? वैसा सीलोम जो मेसोडर्मल बैंड्स की स्प्लिट होने के कारण बनता है उसको हम सीजोसीलोम बोलते हैं, और वैसा सीलोम जो मेसोडर्मल बैंड की एक्सपेंशन या फिर फ्यूजन के कारण बनता है उसको हम इंटेरोसीलोम बोलते हैं। समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ा जाए, आइए। अब आते हैं मेटामराइजेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेगमेंटेशन। चलो सेगमेंटेशन का केस क्या है इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखो, it is a condition in which the body is composed of linear series of similar body segments called मेटामर्स या फिर सोमाइट्स। ये एक कंडीशन होता है जिसमें बॉडी जो होता है एक लीनियर सीरीज, सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स का एक लीनियर सीरीज बनता है जिसको हम मेटामर्स बोलते हैं या फिर सोमाइट्स बोलते हैं। ये जो मेटामराइजेशन होता है ये 3 फाइलम में हमको देखने को मिलता है, एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। अब आप पूछेंगे एनालिडा आर्थ्रोपोडा में तो हमको दिख जाता है मेटामराइजेशन, सेगमेंटेशन, कॉर्डेटा में तो देखने को नहीं मिलता। सुनो,
कॉर्डेटा में भी सेगमेंटेशन होता है, बट डिफरेंस ये है कि वो एक्सटर्नली उतने अच्छे से विजिबल नहीं है। हमारा जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल सेगमेंटेशन है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम को देख लो, सेगमेंटेशन तो वहाँ पे भी प्रेजेंट है ना। तो कॉर्डेट्स में सेगमेंटेशन हुआ ना। वहीं पे अगर हम एनालिड्स ऑर्थ्रोपोड्स की बात कर लेना तो इनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता है। समझ में आया? डिफरेंस इज क्लियर? चलो आगे बढ़ो। In Annelida and Arthropoda, metameric segmentation is both internal and external, while in Chordata it is less clearly external. Same जो बात अभी हम बताए हैं वही लिखा हुआ है। Annelida और Arthropoda में ये जो segmentation होता है वो internal और external दोनों होता है, जबकि Chordates की बात करें तो ये less clearly external होता है। वहीं पे external segmentation जो होता है Arthropods में वो necessary होता है। क्यों? ताकि जो जॉइंट्स होते हैं सेगमेंट के वो बॉडी के मूवमेंट को परमिट कर सके। यानी कि ऑर्थ्रोपोड्स का एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सो डैट्स उनका जो जॉइंट्स है सेगमेंट्स के बीच का वो बॉडी मूवमेंट परमिट कर सके, बॉडी मूवमेंट को वो करवा सके। नेक्स्ट आइए, फिशेस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है वो मसल के अरेंजमेंट में विजिबल होता है। वहीं पे in embryonic chordates the segmentation is seen in the arrangement of muscle, while in adult vertebrate it is seen in the arrangement of vertebrae। आपको हम ये भी बताए हैं एम्ब्रियोनिक कॉर्डेट्स में जो सेगमेंटेशन होता है वो मसल के अरेंजमेंट में देखने को मिलता है, जबकि वहीं पे जब वर्टिब्रेट एडल्ट होता है उसमें वर्टिब्री यानी वर्टिब्रल कॉलम के अरेंजमेंट में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब आइए ऑर्गन सिस्टम। कौन सा कलर ले? ग्रीन लेते हैं, चलो आओ। Organ system. In an organ system, several organs work together to form some same function like digestion, circulation, respiration. यानी कि ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो साथ मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। लाइक रेस्पिरेशन का एग्जांपल ले लो, हमारे नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, लंग्स के एल्वियोली तक जाता है। नॉस्ट्रल हो गया, नसल पैसेज हो गया, देन ये फेरिंग्स से होता हुआ जाता है। देखो फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है फूड और वाटर, फूड और एयर दोनों के लिए, तो फेरिंग्स को हम इसमें काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राकिया हो गया हमारा, फिर लंग्स में गया, देन मतलब फर्दर डिविजन्स अपना होते रहता है, देखना। तो लंग्स में हमारे जाते हैं। तो इस टाइप से देखो कौन कौन सा हमारा ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, नोटिस कर रहे हो। नॉस्ट्रल से इन्वॉल्व हुआ, लंग्स तक गया, और फिर लंग्स में फर्दर फिर डिवीजन एल्वियोली वगैरह देखने लगे तो और बात बढ़ गया। उतना नहीं देखते हैं अभी, बेसिक सबको समझते हैं। फिजियोलॉजी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में इन सब के बारे में बताएंगे, अभी समझिए जो समझा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गन हमारे साथ मिलके काम किए, और इनका काम क्या है, हवा को अंदर लेना, यानी कि ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट। काम तो यही है इनका, सांस लेना और सांस छोड़ना, इतना ही है ना काम। लेकिन इसमें ऑर्गन कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? वही तो ये सारे के सारे मिलके क्या बनाए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाए ना। वैसे ही चलो अब डाइजेशन का एक लास्ट एग्जांपल लेके समझ लो। डाइजेशन हमारा स्टार्ट कैसे होता है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते क्या क्या है, हमारा बकल कैविटी हुआ, फिर हमारा क्या बोलते हैं, हमारा तिथ जो कि च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में मदद करता है। देन ऑसोफेगस से होते हुए जब हम लोग डिग्लूट करते हैं फूड पार्टिकल्स को, ऑसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बहुत सारे ग्लैंड्स का भी इसमें काम होता है, लाइक लिवर का काम हुआ, पैनक्रियाज का काम हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन अपने कुछ जूस सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। इसमें कितने सारे हमारे ऑर्गन्स मिले ना, लेकिन वो सारे ऑर्गन्स, इतने सारे ऑर्गन मिलकर काम तो एक ही कर रहे हैं ना, डेट इज डाइजेशन ऑफ फूड। समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? इतने सारे ऑर्गन हमारे मिले, लेकिन सबका मोटिव क्या है? मोटिव तो यही है ना कि फूड का डाइजेशन करवाना है, उससे न्यूट्रिएंट्स हमको लेना है और ब्लड में सप्लाई करना है न्यूट्रिएंट्स। फंक्शन तो उसका मेन मोटिव तो यही है, और जबकि ऑर्गन इतने सारे काम किए, तो ये सारे जितने भी ऑर्गन काम किए ना, इनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन, इसी को हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। आई होप अब क्लियर है आपको। अब हमको नहीं लग रहा है कोई डाउट होगा, बिकॉज बहुत अच्छे से समझाए, मतलब हम अपना लेवल बेस्ट दे रहे हैं आपको समझाने में, ठीक है। चलिए आगे आइए। दिस प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सोन बाय ऑल कॉर्डेट्स एंड ऑल नॉन कॉर्डेट्स फ्रॉम नेमेटियन वर्म ऑनवर्ड्स। देखो ये जो प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी कि ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये नेमेटियन वर्म के बाद सारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू।
समझ में आया? मेरा एनर्जी लग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छे से लग रहा है। चलो, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशंस भी है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा एक बार देख लो। All the structural similarities shared by chordates and non-chordates probably reflect upon their common remote ancestry। यानी कि जितने भी सिमिलरिटीज हमको देखने को मिले हैं ना, जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स शेयर कर रहे हैं, दैट इज एक्सिएशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक हमने क्या देखा था, और एक सिलोम, प्रिजम्स ऑफ सिलोम, ये सारे हायर नॉन कॉर्डेट्स में देखने को मिले और कॉर्डेट्स में देखने को मिले। इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि दोनों का कहीं ना कहीं एंसेस्ट्री जो है ना, वो कहीं ना कहीं तो सिमिलर है भाई, कहीं ना कहीं वो सेम एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। समझ आया? चलिए नेक्स्ट आइए। Though it is not possible to trace the exact linkage, but all available in evidences indicates that chordates have evolved from invertebrates। देखो, ऐसा कोई exact linkage तो हमें नहीं मिला है, लेकिन जितने भी evidences देखने को मिलते हैं ना, अभी हमने जितना भी पढ़ा, बहुत सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिले, बहुत सारे सिमिलरिटीज हमें देखने को मिले। इससे कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है ना कि जो हमारे कॉर्डेट्स है ना, अभी जो कॉर्डेट्स है हमारे, कहीं ना कहीं नॉन कॉर्डेट्स आई मीन इनवर्टिब्रेट से इवॉल्व हुए हैं भाई। जरूर वो इनवर्टिब्रेट से ही आगे बढ़े, उनके एंसेस्टर कभी ना कभी इनवर्टिब्रेट्स तो रहे ही होंगे, लेकिन इसका हमें कोई एग्जैक्ट लिंकेज देखने को नहीं मिला है। ठीक है, समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, इट्स द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज बहुत सारे थोड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक्स भी आ गए थे, लाइक सीजोसिलोम, इंटेरोसिलोम, लेकिन हम अपना फुल एफर्ट दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर समझ में नहीं आए तो बार बार रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, बाय।